साल 1947 में जब सरदार पटेल भारत की रियासतों को एक करने का काम कर रहे थे, तब उनकी नाक के नीचे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें भारत की एक खासम खास रियासत भारत के हाथों से निकल जाती। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रियासत के राजा को एक ऐसा ऑफर दिया था जो कोई भी ठुकरा नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात यह कि ये राजा ना तो मुसलमान था और ना ही इस रियासत की जनता मुस्लिम बहुल थी। फिर भी जिन्ना ने पूरी कोशिश की थी इस रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए। अगर टाइम रहते सरदार पटेल एक्शन नहीं लेते तो आज भारत का नक्शा इस तरह का नहीं दिख रहा होता जैसा हम देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों में से एक जोधपुर रियासतों की। राजस्थान की समृद्ध रियासत के महाराजा हनवंत सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए एक ऐसी पेशकश की जिसे ठुकराना लगभग इम्पॉसिबल था। वहीं सरदार पटेल भारत को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर पर इतनी तेज नजरें गड़ाई हुई थी? क्या महाराजा पाकिस्तान के पक्ष में झुकने वाले थे? और कैसे सरदार पटेल ने इस राजनीतिक खेल को पूरी तरह से पलट दिया? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जोधपुर रियासत भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी। भारत के नजरिए से देखें तो इसका सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। इस रियासत की सीमा पाकिस्तान से लगती थी। जोधपुर के पास अच्छा ट्रेड रूट, बड़े पैमाने पर मिनरल्स और एग्रीकल्चर, ये सब कुछ मौजूद था जो इसे इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाते थे। वहीं मारवाड़ की जो शौर्य गाथाएं थी, राजपुताना की जो परंपराएं थी और राठौर वंश की जो विरासत थी, वो भारतीय संस्कृति का गौरव थी। इसके अलावा जोधपुर की मिलिट्री इंडियन आर्मी को मजबूती दे सकती थी। सरदार पटेल जानते थे कि जोधपुर का भारत में शामिल होना सिर्फ नक्शे पर एक रियासत को जोड़ना भर नहीं है, बल्कि ये भारत की एकता और अखंडता की पहचान बनेगा। यही वजह है कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की ताकि जोधपुर भारत का ही हिस्सा बने। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना, जो कि पाकिस्तान में इस रियासत को मिलाना चाहते थे, उनके भी अपने फायदे थे इस रियासत को लेकर। मोहम्मद अली जिन्ना जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे क्योंकि ये जोधपुर की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक फायदा दे सकती थी, और इसकी जो आर्मी है और इसका जो हथियार निर्माण की क्षमता है वो पाकिस्तान की ताकत को बढ़ा सकते थे। वीपी मेनन लिखते हैं कि जोधपुर पाकिस्तान के सैन्य विस्तार के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन सकता था। जिन्ना जोधपुर के रास्ते ये भी दिखा सकते थे कि पाकिस्तान केवल मुसलमान बहुल क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर जोधपुर जैसी बड़ी और हिंदू प्रमुख रियासत पाकिस्तान में शामिल होती तो ये उनके लिए दो राष्ट्र के सिद्धांत की ताकत को दिखाता। हालांकि सरदार पटेल की कूटनीति ने जिन्ना की इस योजना को पूरी तरह से फेल कर दिया। अगर जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता तो भारत की ज्योग्राफी और इसकी पॉलिटिक्स, इन दोनों पर बहुत इंपैक्ट पड़ता। लेकिन फिर भी जिन्ना के मन में यह ख्याल आया कहां से कि जोधपुर जैसी रियासत भी पाकिस्तान का हिस्सा हो सकती है, जबकि जोधपुर रियासत के राजा खुद सरदार पटेल के बहुत अच्छे दोस्त थे। इस षड्यंत्र को समझने के लिए कहानी को आपको शुरू से जानना होगा। 1947 में जब देश आजाद होने वाला था तब 500 से भी ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत में मिलाने का काम कर रहे थे सरदार पटेल और माउंटबेटन के सचिव रहे वीपी मेनन। उस वक्त राजस्थान में कुल 22 रियासतें थीं और इसमें से सिर्फ अजमेर पर ही अंग्रेजों का कब्जा था, बाकी रियासतें स्वतंत्र थीं। इन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी जोधपुर। पटेल चाहते थे कि जोधपुर भारत में मिले, तो वहीं जिन्ना भी हर हाल में जोधपुर को अपने साथ मिलाना चाहते थे। इसके पीछे की उनकी एक वजह थी। दरअसल भोपाल के नवाब ने जिन्ना को वादा किया था कि वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे। इस तरह अगर भोपाल के साथ साथ जोधपुर भी उन्हें मिल जाता तो आज जो भारत हम देखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में होता। इसी सिचुएशन को सरदार पटेल ने एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि कराची, जोधपुर और भोपाल को मिलाकर जिन्ना भारत के दिल में खंजर उतार देना चाहते हैं। इस तरह सरदार पटेल हर हाल में चाहते थे कि जोधपुर रियासत कम से कम भारत में ही रहे। वैसे पटेल जोधपुर को लेकर बिल्कुल निश्चिंत भी थे, क्योंकि जोधपुर के महाराज से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, वो अच्छे दोस्त थे और वो भारत में विलय को मान भी गए थे। लेकिन जैसे किसी सस्पेंस मूवी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही यहाँ पर भी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया।
हुआ यह कि अप्रैल 1947 में जोधपुर विलय की बात को मानते हुए जोधपुर संविधान सभा में शामिल हो गया, लेकिन इसके 2 महीने बाद ही जोधपुर के महाराज की मौत हो गई। उनके बाद महाराज बने हनवंत सिंह। हनवंत सिंह शौकीन राजा थे। उनके शौक थे जहाज उड़ाना और जादूगरी के तमाशे देखना। 24 साल की उम्र में महाराजा बनते ही उनके सामने कई प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई। पहला तो यह था कि जोधपुर में अकाल पड़ा हुआ था। दूसरा, राजा खुद अपनी कई प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे। उन्होंने एक स्कॉटिश लड़की से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उनका राजसी परिवार उनसे नाराज चल रहा था। यह सब चल ही रहा था कि विभाजन की खबरों के बीच पाकिस्तान से कई लोग जोधपुर में आकर बसने लगे थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पड़ता था। अब इन लोगों के लिए भी रहने और खाने का इंतजाम करना था। इन सारी समस्याओं से जूझते नए नवेले महाराज को अपनी ओर मिलाने का ये अच्छा मौका था जिन्ना के पास, और जिन्ना किसी भी हाल में चूकना नहीं चाहते थे। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला जिन्ना के अच्छे दोस्त थे। ऐसे में उन्होंने हनवंत सिंह और जिन्ना की एक मीटिंग फिक्स कराई। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के हिसाब से हनवंत सिंह ने दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की थी। हमीदुल्ला हनवंत को लेकर दिल्ली में जिन्ना के घर गए थे। यहाँ पर हनवंत ने जिन्ना से पूछा कि जो राज्य पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें आप बदले में क्या देंगे। जिन्ना को इसी सवाल का इंतजार था। उन्होंने तुरंत कहा कि हम हर राज्य को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। आगे उन्होंने जोधपुर के लिए कुछ स्पेशल ऑफर देते हुए कहा कि जोधपुर को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी और वहाँ से वो हथियार भी खरीद सकेंगे। लेकिन हनवंत को जिन्ना का ये ऑफर कुछ खास लगा नहीं। अब जिन्ना को तो जोधपुर हर हाल में पाना था, इसलिए उन्होंने अपनी जेब से कोरा कागज़ निकाल कर उनकी ओर बढ़ाया और कहा कि आपकी जो भी शर्तें हैं वो इस पर लिख दीजिए, हम तुरंत साइन कर देंगे। लेकिन हनवंत ने इस बात को टाल दिया और दोबारा मुलाकात की बात कही। इस मीटिंग में जिन्ना को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इधर पटेल, जो कि निश्चिंत थे कि जोधपुर भारत में ही मिलेगा, उन्हें भी इस मीटिंग की भनक लग गई। वो तुरंत सतर्क हो गए और हनवंत सिंह को मुलाकात के लिए बुलाया। पटेल को डर था कि जोधपुर अगर पाकिस्तान में गया तो जैसलमेर और बाड़मेर जैसी रियासतों के साथ भी कल को ऐसी ही दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। 10 अगस्त के दिन पटेल ने हनवंत सिंह से मुलाकात की। पटेल से बात करते हुए हनवंत सिंह ने जिन्ना के ऑफर के बारे में भी बताया। पटेल ने पूछा कि आपने फैसला किया है कि आप स्वतंत्र रहेंगे। इस पर हनवंत सिंह ने नजरें झुकाकर जवाब दिया कि आपने सही सुना है। महाराज उमेद सिंह से अपने अच्छे रिश्तों का हवाला देते हुए हनवंत सिंह को पटेल ने समझाया कि स्वतंत्र रहने का फैसला करने का हक आपको है, लेकिन याद रखिए कि अगर जनता ने विद्रोह किया तो हमसे मदद की उम्मीद मत रखिएगा। इसके बाद पटेल ने जिन्ना के ऑफर का एक काउंटर ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना जो सुविधाएं दे रहे हैं वो भारत भी दे सकता है। कच्छ बंदरगाह से भी आप जुड़ सकते हैं। और रही बात अकाल की, तो जितना अनाज जोधपुर को चाहिए, अकाल को दूर करने के लिए उतना अनाज भारत भी सप्लाई करेगा। पटेल ने उन्हें समझाया कि जोधपुर की बेहतरी भारत से विलय में है, ना कि पाकिस्तान से। हनवंत सिंह ने फिर उनकी बात को मान लिया और विलय पत्र पर दस्तखत करने की बात भी मान ली। वैसे आपको बताऊं तो पटेल कुछ गलत कह भी नहीं रहे थे। महाराजा हनवंत सिंह की मुलाकात की बात जनता के बीच में लीक हो गई थी और जोधपुर में रियासत के अधिकतर जमींदार और खुद जनता भी पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ हो गई थी। ये बात जब माउंटबेटन को पता चली तो उन्होंने भी हनवंत सिंह को खूब समझाया कि जोधपुर की भलाई इसी में है कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले, क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी आबादी हिंदू है। इस तरह से धर्म के आधार पर बने देश में एक माइनॉरिटी बनकर शामिल होना ठीक नहीं होगा। इन सब का ही नतीजा निकला जब 11 अगस्त के दिन राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसको लेकर भी एक अनोखा किस्सा है। वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में बताते हैं कि जब वो हनवंत सिंह के पास पेपर पर साइन कराने गए तो साइन करने के बाद महाराजा ने अपनी कलम की कैप खोली और मेनन की ओर तान दी। तब मेनन को जाकर पता चला कि जिस पेन से साइन किए गए हैं वो सिर्फ एक पेन नहीं था, बल्कि एक छोटी सी पिस्तौल भी थी। महाराजा ने मेनन से कहा, मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। मेनन ये देखकर घबरा गए। हालांकि तभी कमरे में लॉर्ड माउंटबेटन की एंट्री हुई और उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बाद में महाराजा ने एक कलम वाली पिस्तौल माउंटबेटन को तोहफे में भेंट दी और माउंटबेटन उसे अपने साथ लेकर चले गए। इस तरह भारत में जोधपुर का विलय हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी जोधपुर के भारत में विलय की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।